नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ मनी इन इंडियन पॉलिटिक्स। दोस्तों, मनी और पॉलिटिक्स तो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती हैं। मनी के बिना पॉलिटिक्स नहीं और पॉलिटिक्स के बिना मनी नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं हम रोल ऑफ मनी। नंबर 1 है दोस्तों कैंपेन फाइनेंस। मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो कैंपेन करने में। दोस्तों, अब ये कैंपेन में 2 टाइप से मनी इकट्ठा किया जाता है। नंबर 1 इज डोनेशंस। दोस्तों, डोनेशंस एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिससे बहुत ज़्यादा मनी को कलेक्ट किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग लोगों से डोनेशंस मांगती हैं और दोस्तों उन डोनेशंस का कभी कभी बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी किसी से डोनेशन लेगा तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो उसी के फेवर में वर्क करेगा। दोस्तों, नंबर 2 है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग एक अनदर मेथड है जिससे कैंपेन फाइनेंस की जाती है। दोस्तों, फंड रेजिंग में अलग अलग टाइप की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, जैसे कि किसी पोर्टल को खोलना या फिर पीएम फंड, पीएम केयर फंड, ये तमाम टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे कि एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन के लिए फंड रेज करती है। ओवरऑल दोस्तों, अगर हम समझें तो इंडिया में जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और दोस्तों पार्टीज़ और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं वेल्दी डोनर्स पे। दोस्तों, ये वही वेल्दी डोनर्स हैं जिसको मार्क्स बताते हैं कि जो स्टेट को एज एन इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करते हैं या बाद में स्टेट का मिसयूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही कैसे ये नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट वे है दोस्तों मनी सप्लाई करने का इलेक्टोरल बॉन्ड्स। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी प्रोसेस है जो हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई थी। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है कि बॉन्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल या कंपनीज जिससे डोनेट करते हैं मनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिया में, और दोस्तों इससे उनकी जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रहती है। यानी दोस्तों वो कभी भी चेक्स के फॉर्म में मनी को सप्लाई कर सकते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ। यानी दोस्तों इसमें मनी का लेन देन हो जाता है, मनी ट्रांसफर हो जाता है विदाउट शोइंग योर आइडेंटिटी। दोस्तों, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को शॉर्ट भाषा में समझें तो इससे हम पॉलिटिकल पार्टी को मनी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, और दोस्तों हमें अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करनी होगी। थर्ड है दोस्तों मनी इन पॉलिटिकल पार्टीज। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज में मनी आता कहाँ से है? ये दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि वो किसी को भी बताए। वो अपनी फंडिंग को बहुत ज़्यादा ओपेक रखना चाहती है दोस्तों, क्योंकि इससे ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी फंडिंग को डिस्क्लोज करेगी तो इससे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि उसने किसके लिए वर्क किया है। दोस्तों, यही लीड करता है करप्शन को या फिर क्रॉनिक कैपिटलिज्म को। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ठीक है, पार्टीज मनी तो लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इससे प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम नंबर 1 है दोस्तों करप्शन। दोस्तों, पार्टीज जब ये इतना सारा पैसा स्पेंड करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों कोई भी इतने मनी को फ्री में स्पेंड नहीं करेगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं जो लीड करता है दोस्तों करप्शन को। ऐसे ही दोस्तों नंबर 2 है इन्फ्लुएंस पैडलिंग। दोस्तों, इन्फ्लुएंस पैडलिंग का मतलब होता है पार्टी जिससे मनी लेते हैं, सिंपली पार्टी हमेशा चाहेंगे कि वो उसी के फेवर में स्कीम बनाएं या उसी के फेवर में वर्क करें। दोस्तों, ये भी एक टाइप ऑफ करप्शन ही होता है जिसको हम अनदर भाषा में फेवरेटिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों, जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ मनी ट्रांसफ़र होता है पर डे में विद इन आवर, तो दोस्तों वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। दोस्तों, ये भी लीड करता है सीवियर करप्शन को। दोस्तों, नंबर 4 है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, जब भी ऐसी कोई प्रोसेस होती है जिसमें फंडिंग को ओपेक रखा जाता है, वहाँ पे दोस्तों जो अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। नंबर 5 है दोस्तों डिस्टॉर्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों डिस्टॉर्शन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, यानी अकाउंटेबल टू इट्स ऑन सिटीजन्स और इट्स पीपल। और दोस्तों जब भी वो अपनी फंडिंग को ऐसे ओपेक कर देते हैं तो दोस्तों इसमें जो लोगों की इन्फॉर्मेशन जानने का हक है उसका उल्लंघन होता है, यानी दोस्तों इससे वायलेशन होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। दोस्तों, गवर्नमेंट को हमेशा अकाउंटेबल होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। दोस्तों, जब ऐसी चीज़ होती हैं तो ये सारी चीज़ों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम सच एज स्कैम्स एंड करप्शंस। ऐसा ही एक स्कैम हमें देखने को मिला इन द ईयर 2008 जिसको कैश फॉर वोट स्कैम कहा जाता है। इसमें दोस्तों लीडर्स को कैश दिया गया था ताकि वो सपोर्ट गेन कर सकें टू विड्रू देयर सपोर्ट ओवर द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इन 2008।
दोस्तों ये बहुत ही बड़ा घोटाला था जिसमें लेफ्ट पार्टीज के लीडर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया था। नंबर 2 है दोस्तों 2G स्कैम। दोस्तों 2G स्कैम एक बहुत बड़ा घोटाला माना जाता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने पैसे चार्ज किए थे कंपनीज से ताकि वो उनको लाइसेंस एलोकेट कर पाएं। दोस्तों नंबर 3 था कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम इस सदी का बहुत बड़ा घोटाला माना जाता है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स और उसमें एक सीरियस करप्शन इमर्ज हुआ था। दोस्तों अगला है बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल एक मेजर वेपन कॉन्ट्रैक्ट डील थी दोस्तों, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज्यादा पैसे खाए थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज किस हद तक गिर सकती हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें, यानी आर्म्स एम्यूनेशन जो फौज को सप्लाई होने थे उसमें भी स्कैम किया। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या एफर्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2018, जिसको मैंडेटरी कर दिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ताकि वो उनको अपने जो डोनेशंस थे वो डिस्क्लोज करने थे जो कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले थे। दोस्तों एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था। नंबर 2 है दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इन 2018। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भले ही जो डोनर था उसकी जो आइडेंटिटी थी वो रिवील नहीं होती थी, बट फिर भी ये स्कीम कहीं ना कहीं पारदर्शिता को लीड करती थी, यानी ट्रांसपेरेंसी को लीड करती थी। तो दोस्तों ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 3 है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को करेंसी ऑफ द डेमोक्रेसी भी माना जाता है। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंट एक्ट है जिसने पार्टी फंडिंग या कोई भी इलेक्टोरल एक्सपेंसेस को डिस्क्लोज करने में मदद की। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों कुछ और ऑनगोइंग एफर्ट्स हैं जैसे कि सिविल सोसाइटी को पावर देना, पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करना, ऐसे ही दोस्तों मीडिया को पावर देना। तो इन चीज़ों से दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी आती है और दोस्तों ऐसे रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि सोसाइटी करप्शन फ्री रह सके और उसको एक वेलफेयर और जस्ट सोसाइटी बनाया जा सके। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों मनी का बहुत ज़्यादा रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसको समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दोस्तों ये करप्शन को तो लीड करता ही है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस को भी लीड करता है जो हमें आमतौर पर बाकी कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों इंडिया में कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, बट वी नीड मोर सच रिफॉर्म्स इन मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।